हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मैं बता दूं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी कंप्लीट किए थे, वो भी शॉर्ट नोट्स के ज़रिए। तो अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा कर के देख लें। वन शॉर्ट वीडियो है, ये 40 या 50 मिनट के वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका थ्योरी। उसके बाद अपना आराम से शॉर्ट नोट्स बना करके आइए और इसको सोल्व करने के लिए बैठिए। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो एमटीजी का प्रीवियस ईयर बुक से लिया गया है। जो न्यू वर्जन बुक आया है, अपडेटेड जो बुक है ना, उसी से लिया गया। अगर आपके पास बुक वो है देन यू कैन फॉलो इट। ठीक है। तो चला जाए अब बिना देर किए, है ना। मैं बता दूं कि वो जो आप नोट्स कीजिएगा शॉर्ट नोट से, उस नोट्स को एक फार्मूला शीट बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, उसको पास में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। क्योंकि वो जो पेज है या जो नोट्स है वो बार बार यूज़ होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा टू द पॉइंट रहेगा, उसके प्रॉपर्टी से फार्मूला से ऐसे ही बस पूछा जाएगा, ज़्यादा दम नहीं रहेगा क्वेश्चन में। तो चलते हैं आगे, है ना। इस पूरे चैप्टर में लगता है कि 40 क्वेश्चन के करीब है। ठीक है। जिसमें से स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट से दिया गया है ना। हमने जानबूझकर इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं पढ़ाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ने के लिए हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटर सारा कुछ पढ़ना होगा। ठीक है। और ये जो चीज़ है वो तभी डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आएगा आपको जब EMI आता होगा, या तो फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट ढंग से पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कभी नहीं पढ़े हैं, तो उस पॉइंट से, उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो इन 3 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेंगे, है ना, ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में इन 3 क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं, है ना। आप ये मत समझिएगा कि 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया गया, नहीं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपके क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको इस बात को ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही पढ़ाया जाता है ना। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निक यूज होता है, बट आप लोग पढ़ भी लिए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ लिया है ना, उसको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही मदद हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को, मतलब हमने पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्टिंग में। ठीक है। तो चला जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि सारा क्वेश्चन को आप लोग पहले सोल्व कर लेंगे बुक से, तभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं तो खरीद लीजिए। अगर खरीद नहीं पा रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से, पास में कॉपी रखिए, सोल्व कीजिए। अगर उसके बाद ना बने, है ना, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है। उसके बाद ये वीडियो का सोल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप पढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बने रहें मेरे साथ में लास्ट तक वीडियो का, है ना। चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं 12th का क्लास जो है वो खोज रहे हैं कि कब मिल जाए, और 11th वाले लोग भी जो है वो अभी इधर उधर खोज ही रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो अभी 10th का हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला है, या तो बहुत लोग जो हैं रिजल्ट आने के पहले प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं। तो आप लोग क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट करिए आकर के क्लास को, आपको टाइम टेबल सब कुछ बता दिया जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार क्लास हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है आपका हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस टीम के द्वारा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसमें क्या कि व्हेन लाइट प्रोपगेट्स, है ना, व्हेन लाइट प्रोपगेट्स, देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है ना, व्हेन लाइट प्रोपगेट्स, है ना, थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कितना एप्सिलॉन आर है, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो क्या है, तो म्यू आर है। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो होगा, है ना, भी इज गिवन बाई, जो होगा वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है ना, ये आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन आर को बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है किसी मीडियम का, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी जिसको आप बोल रहे हो, और ये जो परमेबिलिटी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ठीक है। मैग्नेटिज्म में मिलेगा। देखिए
इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे है ना, थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि भी जो होता है ना, भी जो होता है मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन या लाइट इन एनी मीडियम जो होता है, दैट इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एप्सिलॉन इनटू हो जाता है ये क्या, म्यू हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है, और म्यू जो होता है वो होता है आपका कितना, तो म्यू 0 इंटू म्यू आर होता है। तो यहाँ से भी जो है हम लोग लिख सकते हैं है ना, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर म्यू 0 और इंटू क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, तो म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो भी जो हो जाएगा है ना, भी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन 0 म्यू 0 है ना, और इंटू रूट ओवर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा ये, म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए आप यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है, और ये आपका क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू और म्यू आर का वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इनका वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा ना, तो ए वेलोसिटी निकल जाएगा कहाँ पे, तो ए निकल जाएगा आपका वैक्यूम में निकल जाएगा। ठीक है, और उस भी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सी बोलते हैं। तो सी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, तो म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे किया जाए है ना, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, भी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई है ना, 1 डिवाइडेड बाई म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 और इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो जाएगा, ये म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी ये 0 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ है ना रेडिएशन इन वैक्यूम हो जाएगा, जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं। और ए जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल चुका है, भी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू कितना आ गया है, म्यू आर आ गया है। बात समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब कि किसी भी अगर है ना, किसी भी अगर आपको मीडियम में स्पीड ऑफ रेडिएशन निकालना रहे, तो क्या कीजिए कि स्पीड ऑफ रेडिएशन और लाइट है ना इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई उस मीडियम का जिसमें आप निकाल रहे हैं रूट ओवर उसका एप्सिलॉन आर और क्या कर दें, म्यू आर कर दें। तो इसका आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से समझ में आएगा होगा आपको है ना। चलिए यहाँ पे अगर इनका नाम बोल दे, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं है ना, और म्यू 0 को हम लोग बोलते हैं क्या, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। एप्सिलॉन आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें बोल रहा है क्या है ना, कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो एक्स के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन से पता कर लेना होगा कि जो वेव है कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो बोला कि एक्स के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ना। उधर में प्रॉपर्टी में इसका मिलता है क्या, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होता है, मतलब को जो वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है चलने का, वो दिया जाता है आपका किससे, तो ई क्रॉस बी से। किससे देते हैं उसको हम लोग, तो ई क्रॉस बी से हम लोग, ये आपको देता है क्या, तो ये आपका दे देता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। बात समझ में आ गया। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स एक्सिस या एक्स के डायरेक्शन में चला गया है उनको है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। जरा से देखिए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, यहाँ पे ई वेक्टर क्रॉस क्या है, बी वेक्टर है,
तो अगर आप यहाँ पे चेक किया जाए, है ना, चेक करते हैं, देखिए इसका क्या हम लोग लॉजिक सीखे थे, यहाँ से देखिए ये आई कैप है ना, ये जे कैप है, और ये क्या है तो के कैप है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, है ना, अगर जे क्रॉस के करते हो तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करते हो तो जे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इनको क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो इतना क्रॉस इतना आप करोगे, पहले ई है उसके बाद में क्या है बी है, तो ये पहला इंटू दूसरा करना पड़ेगा क्रॉस में करके। तो माइनस जे क्रॉस जे करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम वेक्टर रहता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, और थीटा जब जीरो होगा तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जे क्रॉस जे बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। माइनस जे क्रॉस अगर के करेंगे आप, है ना, माइनस जे क्रॉस के करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जे के आई यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो पहले वाले ऑप्शन के लिए आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया है इधर से माइनस आई कैप आया है। अब चलिए के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, तो के क्रॉस जे जो है कहाँ गया, के क्रॉस जे माइनस जे है, तो एक तो खुद का यहाँ पे माइनस है, इधर से माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आई कैप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बी में आप देखिए, बी में जो है आपका कहाँ गया, जे जीरो हो जाएगा, जे के कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, है ना, के जे माइनस कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और के कितना हो जाएगा, वो जीरो रहेगा, तो आई माइनस आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी वाले में बताइए आप, सी वाले में कितना है, माइनस जे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस जे और माइनस के कैप, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और जे के कितना हो जाएगा ये, तो प्लस आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, प्लस आई कैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए के जे माइनस आई, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आई कैप हो जाएगा, और के क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा टू आई कैप। तो देखिए ये जो आई कैप है वो किसका डायरेक्शन दे रहा है, प्लस एक्स एक्सिस का दे रहा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको कब पूछा गया है क्वेश्चन, ये डेट इसमें लिखा हुआ नहीं है, मतलब वही होगा 2021 में ही होगा, हाँ 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। छः नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है क्या, 6 नंबर के क्वेश्चन में कि लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ इतना। देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स एक तरह से आप बोल सकते हो डेंसिटी के मामले में, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप ये देखते हो यूनिट अगर देख लेते हो तब तो कोई इसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वाट कहे तो पावर, और नीचे में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर कहे तो एरिया, तो पावर बाई एरिया होता है इंटेंसिटी। मतलब कि एनर्जी का इंटेंसिटी जो है लाइट का वो इस तरह से क्या कर रहा है, एक दीवार पे फॉल कर रहा है ना, ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, हैविंग द सरफेस एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में बोला गया कि द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस जो होगा ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट जो होगा वो क्या होगा, है ना, 1 मिनट के समय में आपका इस 20 सेंटीमीटर एरिया के द्वारा जो है वो कितना एनर्जी गेन किया जाएगा। तो अब बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इंटेंसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये है आपका 20 वाट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर पावर निकालना चाहे हम तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना, तो 20 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे ये 20 है ये आपका है किसमें, यूनिट इसका है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम 20 वाट पर cm स्क्वायर, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 20 cm स्क्वायर, ये cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कट जाएगा, 20 पैसे ही कितना हो जाएगा, ये 400 वाट। ये जो है आपका जो है वो निकल गया क्या, पावर निकल गया। पावर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि W जो होता है वो P इंटू टी के बराबर होता है, मतलब पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई टी होता है ना। तो कितना एनर्जी गेन किया जाएगा, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये 400 जूल पर सेकंड, ये बोला है कि 1 मिनट के स्पैन में, है ना, 1 मिनट के समय में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो पावर कितना दिया इसका 400 जूल पर सेकंड,
है ना, और इंटू कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना दिया हुआ है तो 60 सेकंड दिया हुआ है, इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24 पे कितना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24,000 जूल हो जाएगा, 24,000 जूल। देखिए यहाँ पे 24 गुना 10 के पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 का कितना हो जाएगा तो सी हो जाएगा। कितना शानदार शानदार क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है 7 नंबर में। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, है ना, कलर ये कैसा चलता है इस पे। कोई बढ़िया कलर नहीं मिल रहा, चलिए इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, बढ़िया कलर है। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपका वीडियो के थ्योरी में ही चीज़ बताया गया है कि लाइट के इंटेंसिटी का जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो सेम सेम होता है। जितना कंट्रीब्यूशन एनर्जी देने में, इंटेंसिटी देने में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। बात समझ में आया। तो इसका जो आंसर है, उनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, है ना, तो 1:1 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ए 1:1 होता है। उसी तरह से अगर इंटेंसिटी का भी रेशियो निकाला जाए, क्योंकि इंटेंसिटी जो है एक्चुअली है क्या, इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया को ही बोल रहे हो ना, तो टाइम और एरिया दोनों के लिए सेम ही है, तो एनर्जी का जो रेशियो होगा दैट विल बी, है ना, सेम वैल्यू फॉर द इंटेंसिटी ऑल्सो। तो ए आपका जो है वो इंटेंसिटी का भी ये चीज़ आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी एंड म्यू आर एप्सिलॉन आर, ऐसा ऐसा कुछ दिया है रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात बताया गया था कि भी जो होता है वो सी डिवाइडेड बाई कितना होता है रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू कितना होता है तो म्यू आर होता है। इनका वैल्यू दिया हुआ है, सी बराबर कितना होता है 3 गुना 10 के पावर कितना होता है 8 होता है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 इंटू 1 पॉइंट कितना F44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मतलब ये उल्टा रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पहले आपका म्यू आर है, उसके बाद एप्सिलॉन आर, कोई बात नहीं, उतना ही वैल्यू आएगा। तो इनको जब कैलकुलेशन करेंगे आप, था ना, तो 3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 8, और नीचे में कितना हो जाएगा 1.44, है ना, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8, और नीचे में कितना आ जाएगा ये 1.2 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 30 हो जाएगा, नीचे में 12 हो जाएगा, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो काट लीजिए, 2 छक 12, ये कितना आ जाएगा 5 छक 30, तो 5/2 कहे तो 2.5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो है ना, पानी में भी इतना ही स्पीड होता लाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 8 का ये हो जाएगा। ये नीट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, मतलब फटफट बन जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। तो इसलिए आपको बोला गया है कि पहले जो है आप क्या बना लीजिए, तो वही पहले आप जाके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में आपको करने में अच्छा लगेगा, ठीक है, बनाने में आपको अच्छा लगेगा। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। देखिए 9 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग इन मीडियम, है ना, विद द वेलोसिटी, है ना, भी वेक्टर बराबर इतना आई कैप। देखिए ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये आई कैप दिया हुआ है, आई कैप के रूप में दिया हुआ है, मतलब कि वो जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है तो एक्स के डायरेक्शन में वो चल रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रो, है ना, ईएम समझ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम इसका, है ना, वेव इज अलोंग बाई एक्सिस। चलिए कोई बात नहीं, जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब आई कैप दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब इस तरह से बदलना, ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, वो किधर में कर रहा है तो बाई एक्सिस में, बाई एक्सिस कहे तो जे कैप,
है ना, देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें पूछ रहा है। देखिए, तो आपको याद होना चाहिए कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन कौन देता है, तो ई क्रॉस बी देता है। कौन डायरेक्शन देता है ये, तो ई क्रॉस बी देता है। आप यहाँ से इसको यूज करके निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, ठीक है। अब जरा से देखिए, इसका जो करके आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। अब ये जो है वो ऑलरेडी क्या है, जे कैप है। यहाँ पे क्या रखा जाए तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, आई कैप आ जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये आई है, इधर में जे है, इधर में क्या है, के है। तो इस तरह से घूमते रहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जे है तो के रखेंगे, है ना, जे है, एक जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो के कैप हो जाएगा। और के कैप कहे तो क्या, जेड एक्सिस, मतलब जो आपका ये होगा, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो माइनस जेड में नहीं होगा, वो प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो कौन देता है, तो ई क्रॉस बी देता है, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब हम डायरेक्शन का बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी गिवन बाई ई क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए इस 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इन द फ्री स्पेस ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना दिया हुआ है। द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हो क्या होगा। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ना वो आपका इसमें क्या बोलते हैं, एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहाँ पे किसी भी चीज़ का जो आरएमएस वैल्यू होता है ना, रूट मीन स्क्वायर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। ये आपको अल्टरनेटिंग करंट पे पढ़ाया जाएगा, दिक्कत ना करें, चिंता ना करें। ईआरएमएस जो होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 के बराबर होता है, ठीक है। इसमें आरएमएस का वैल्यू कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो 6 इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से ई नॉट बराबर कितना आ गया, 6√2 आ गया। कितना आ गया, 6√2 आ गया। ई नॉट इज इक्वल टू, अब बोल रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, है ना। द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए, है ना, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा कि ई जो होता है वो BC के बराबर होता है। ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, है ना। C बोलिए B बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ई नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, B नॉट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है आप लोगों को, है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए B नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। तो ई नॉट का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं, 6 × √2, और √2 इज इक्वल टू होता है 1.414, है ना। चलिए C बराबर कितना होता है, C कहने का मतलब यहाँ पे इन्फीरियर स्पेस का बात किया है ना। तो यहाँ पे जो C होगा, जो स्पीड ऑफ रेडिएशन जो होगा वो हम लोग को वैक्यूम में ही पकड़ना है। और वैक्यूम में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ होता है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 14 दूना 28, तो 8 to 8 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.83 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, A, जो 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आप ढंग से बनाइए क्वेश्चन को, कितना बढ़िया लग रहा है बनाने में, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में क्या बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एंड विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोड्यूस करने में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोपगेटिंग मतलब कि चलता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने में यूज होगा। तो इसका तो डिफिनेशन ही है कि EMW जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें बताया गया था डिफिनेशन कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड और व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज ऑसिलेटेड, तब EMW जो है वो क्या हो जाता है, वो जनरेट हो जाता है, बन जाता है। तो एन एक्सेलरेटिंग चार्ज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, है ना। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। अगला क्वेश्चन बोला है कि लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स अभी पीछे में क्वेश्चन ऐसा था, है ना। मतलब कि ये इंटेंसिटी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ लाइट, है ना, लाइट का। बोला कि फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस। बोला कि इफ द सरफेस एरिया इज इतना, द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्टेड ऑन द सरफेस जो होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग जो फोर्स जानते हैं ना, आप अगर न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या होता है, तो टाइम टेकन होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जो बोला था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड फाइनली इक्वल टू नेट फोर्स के बराबर था। तो ये क्या हो जाएगा, तो PF माइनस क्या हो जाएगा, ये PI डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें चलिए देखिए इसमें, तो इसमें जो है आपका मोमेंटम, अगर कल के क्लास में आपको मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स के क्लास में आपको एक डी ब्रॉगली इक्वेशन बताया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा कि जो लैम्डा होता है वो H बाई क्या होता है, तो मोमेंटम होता है। H बाई क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, तो P इज इक्वल टू लिख लीजिए कितना होता है, तो H डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कितना। एक बात और समझिएगा जरा से, यहाँ पे बोला है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल पड़ा है और नॉर्मल निकला है ना। तो इस तरह ये मान लीजिए कि क्या है कि तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। इधर से इस पे लाइट जो है वो जाता है और पुनः जो है वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है 90 डिग्री एंगल बना करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आने का मोमेंटम जो है, आने का मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मान लीजिए कि P था, है ना। तो जाने का जो डायरेक्शन है, सॉरी जाने का जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए परफेक्टली का बात किया है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब कि मतलब होता है क्या कि जितना वेलोसिटी से आया है उतना वेलोसिटी से इसको भेजा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए मोमेंटम का, तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वाला आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ए वाला आपका जो है वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा जो सरफेस की तरफ जा रहा था। तो P माइनस माइनस फिर से कितना P, और मान लीजिए क्या कि जो लौटने में, टकरा करके लौटने में टाइम कितना लिया गया था, T लिया गया था। तो P यहाँ पे P और प्लस कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे आ चुका है कितना, P कितना हो जाएगा, 2P डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है अब हम चलते हैं कि P को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, H बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो 2/T है ना, और P बराबर क्या लिखेंगे, तो H डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है ना वो HC डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि C से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2HC बाई लेमडा, और इधर में क्या कर दीजिए, तो C इंटू टी रख लीजिए। C से C कटेगा, कट जाएगा, है ना। तो E जो है वो आपका क्या बन गया, वो ये एनर्जी होता है HC बाई लेमडा, आपको पता होगा रेडिएशन में। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आ चुका है वो F इज इक्वल टू आ चुका है 2 इंटू एनर्जी E डिवाइडेड बाई कितना, C, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे एनर्जी को हम लोग इंटेंसिटी, देखिए यहाँ पे ए इंटेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटेंसिटी के रूप में लिखा जाए तो इंटेंसिटी बराबर होता है ना। अगले पेज में चलते हैं थोड़ा सा,
देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से E बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू ए इंटू कितना, तो T लिखा जाएगा। यहाँ पे इसको रिप्लेस कीजिए, तो 2 इंटू ई बराबर कितना, I इंटू ए इंटू टी, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये, तो C इंटू टी हो जाएगा। 30 से T कट जाएगा तो कितना बच गया, तो फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आ गया है वो 2IA डिवाइडेड बाई कितना आ गया, C आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको नोट्स में नहीं करवाया गया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको ये भी लग जाता है, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवरेन लग जाता है, इसलिए आप इसमें नहीं किया गया था। ये मॉडर्न फिजिक्स में किया जाएगा, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला है कब, जब किसी सरफेस से जाएगा और जाने के बाद में वो टकरा करके वापस आ जाएगा, तब इतना फोर्स लगेगा उस पर। अच्छा, अगर जा करके एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पे मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम रहेगा। तो यहाँ पे 2 सिर्फ नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है आपका फाइनल मोमेंटम है खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब मान लीजिए कोई सरफेस पे गया और लाइट जो है रिटर्न नहीं किया, पूरा फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जब ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एक मोमेंटम रहेगा, तो यहाँ पे 2p नहीं होगा, खाली सिंगल p होगा, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कहीं पे, कहीं पे आप शॉर्ट नोट्स में जगह बचा होगा, है ना, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा, ज़रा देखिए, ये जो फोर्स होगा, है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाएगा 2 इंटू आई ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और फुल्ली जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके लिए हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा कितना, तो I इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला जो है वो नोट्स कर लीजिएगा। अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें तो क्या बात बोला है, बोला कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 इंटू आई कितना है, यह है 25 गुना 10 के पावर कितना है, माइनस नहीं प्लस 4 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, C है, तो C बराबर कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर कितना होता है, 8 होता है। यहाँ से निकल जाएगा 25 दूनी ऊपर में कितना हो जाएगा 50, नीचे में कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, और माइनस कितना हो जाएगा 8, और नीचे में क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है। तो A आपका निकल जाएगा कितना, 50/3 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। तो A भागा दीजिए आप जरा सा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा, 3 6 18, है ना, 3 6 18। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन में कहीं पे, अच्छा ये देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बात किया है, तो एरिया यहाँ पे थोड़ा रुकिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन कर लेते हैं, जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है यहाँ पे। तो इंटेंसिटी कितना है, 25 है, 25 गुना 10 के पावर 4 है, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पे कितना है, पच्चीस गुना 10 के पावर कितना है, 4 है, और उसके बाद में एरिया कितना है इसका, तो एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 2 से इधर में गुना कर लीजिए आप, 2IA, एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 है कि 20 है जी, 15 है ना, कितना है 15, तो 15 इंटू 10 के पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाई क्या चलता है फॉर्मूला में, तो 3 इंटू 10 के पावर कितना 8, है ना, स्पीड ऑफ रेडिएशन इन दैट मीडियम, तो वहाँ पे मीडियम कुछ बोला नहीं है, वैक्यूम को ही लेना पड़ेगा हमको। चलिए इसका काम कर लीजिए आप, यहाँ पे देखिए काटिए ज़रा, 3 पचे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50, 50 इंटू 5, और 10 के पावर कितना, ए से ख़त्म हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना खाली बचेगा, -8 बचेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 25 बचे, मतलब 5 बचे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 250 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जरा सा आंसर आप देख लीजिए कैसे कैसे दे रहा है इसका, है ना। तो ए हो जाएगा 250 इंटू 10 के पावर कितना, -8 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
2.5, 2 जीरो इधर आया तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। 2.5 इंटू 10 के पावर -6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है ना, फोर्स वाला, कि फोर्स कितना एग्जर्ट करता है। मतलब कि आप किसी सरफेस पे लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो उस सरफेस पे फोर्स भी लगता है। समझ में आ गया? बहुत छोटा फोर्स है लेकिन फोर्स लगता है उसमें। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 12 के बाद 13 में देखिए दूसरे क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया था। चलिए बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना मेगा हर्ज पासिस फ्रॉम, है ना, पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी। विथ रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, तो ए देखिए यहाँ पे ए एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो एप्सिलॉन आर ए, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है। देन वेवलेंथ जो होगा वो डबल होगा, क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए इसको। कहने का मतलब है ना कि पहले जो ये वेव है ना वो वैक्यूम में पास किया, और उसके बाद में जो ये वेव है वो दूसरे मीडियम में इंटर किया है, जिसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी होता है वो सी डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू कितना होता है, म्यू आर होता है ना। जिसका वैल्यू नहीं दिया उसको हम लोग वैल्यू वन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी जो है वेव का वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको बताया गया होगा फॉर्मूला कि जो c होता है वो लैम्डा इंटू एफ के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पे वेलोसिटी c जो है वो c/2 हो जा रहा है ना, तो इस लैम्डा डैश देखिए कितना हो जाएगा इंटू एफ। तो ये लैम्डा डैश जो है वो कितना, इसको आधा होना पड़ेगा तब नहीं बैलेंस रहेगा, है ना। इसको भी आधा होना पड़ेगा तब नहीं 2 से 2 कटेगा, मतलब कि वेवलेंथ जो है वो सीधा क्या हो जाएगा, आधा। तो वेवलेंथ इज डबल, गलत बात, वेवलेंथ इज हाफ, सही बात है ना। तो इसका वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाएगा। तो वेवलेंथ हाफ कहाँ पे, एक ऑप्शन बी में है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन्स अनचेंज। देखिए एक गलत, उसके बाद में वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन्स अनचेंज, ये भी गलत है। वेवलेंथ इज डबल एंड, ये भी गलत है। तो आपको यहीं से मिल चुका है। इसमें जो वेवलेंथ हो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो है देखिए मीडियम जब चेंज करता है कोई रेडिएशन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है या तो लाइट जाता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा डिपेंड करता है उसका सोर्स पर, कि कौन उसको डेवलप किया। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया आपको, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन। इस 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आई कैप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के डायरेक्शन में दिया हुआ है। किधर दिया हुआ है, एक्स के डायरेक्शन में। देखिए ये जो जेड है मैंने ए जेड जो है के जेड, ये ए बता रहा है कि वो कौन से एक्सिस के अबाउट चल रहा है ना, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो चल रहा है। जहाँ पे ई जेड एंड टी आर जो है वोल्ट पर मीटर में, मीटर में एंड सेकंड में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बोला कि द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के जो है वो क्या होगा। यहाँ पे वेव वेक्टर के बारे में पूछ रहा है, के बारे में पूछ रहा है। इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं। तो के बराबर होता है, सॉरी वेव नंबर नहीं कहते, इसको एंगुलर वेवलेंथ कहते हैं। 2 पाई डिवाइडेड बाई ये लैम्डा होता है, ठीक है। और लैम्डा आप कहाँ से निकालेंगे, तो सी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एफ होता है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 बाई लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू यूज हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा बराबर आपको मालूम होगा कि 2 पाई एफ के बराबर होता है, ठीक है।
तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो इस तरह से होगा वो, ठीक है। कुछ डायरेक्शन रहेगा ई नॉट इंटू कॉस या साइन, है ना। ये आपका क्या है के जेड माइनस ओमेगा टी, इसके फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी चेंज करते रहता है। तो ये ओमेगा जो है आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे। ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो 6 गुना 10 के पावर 8 है। यहाँ से एफ अगर लिखा जाए ए ऊपर से तो कितना हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 पाई इंटू एफ बराबर कितना, ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 बाई सी हो जाएगा। इसका वैल्यू का बात करें हम, देखिए, है ना, इसके वैल्यू का हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, सी आ गया। अब बताइए कि यहाँ से जो के का जो वैल्यू निकलेगा, है ना, ये जो के का वैल्यू निकलेगा, है ना, ये जो के निकलेगा वो कितना है, आ गया है ओमेगा डिवाइडेड बाई सी। ओमेगा बराबर कितना है क्वेश्चन में, तो 6 गुना 10 के पावर कितना है, 8 है, ये प्लस में, ठीक है। ये 6 गुना 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई सी कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 होता है। सी समझ रहे हैं ना, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का बात कर रहे हैं। 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट जाएगा, ये 3 गुना 6 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग, है ना, 2015 का एक क्वेश्चन है, सॉरी 2012 का ही क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या है, पढ़ के देखिए, हे भगवान। चलिए, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिवाइडेड बाई ई जो है इन नॉट का बात बोल रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना, वो मैक्सिमम वैल्यू का बात बोल रहा है। इतना जो वैल्यू है, द रेशियो इतना, ना फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द वैक्यूम जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, ये भगवान, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया ना कि ई जो होता है वो बी इंटू सी के बराबर होता है। ये ई जीरो, तो ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि बी जीरो डिवाइडेड बाई ई जीरो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 बाई सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, बी जीरो डिवाइडेड बाई ई जीरो लिख सकते हैं। तो है क्या, बताइए, रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नहीं गलत बात, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है कौन से एक्सिस में कर रहा है, तो जेड एक्सिस में कर रहा है। मतलब कि भी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, के कैप होगा। तो अब ई आप बताइए कि के कैप जो है वो कैसे निकल के आता है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि ई क्रॉस बी जो है वो किसका डायरेक्शन देता था, वेलोसिटी का डायरेक्शन देता था। यहाँ पे आई रख दीजिए, यहाँ पे जे रख दीजिए, तो आई क्रॉस जे जो है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो आई कैप जे कैप, है ना। तो यही तो है ना सर, ए हो जाएगा 16 का, ये हो जाएगा। याद रहे, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देता है ना, कि कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। मालूम है ना आपको बताया गया था इस तरह से कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रहा है ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा, यहीं से जाएगा, ये मीटिंग पॉइंट उन दोनों का क्या होगा, एसएम होगा। और क्या बताया गया था कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस टू आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू, है ना, ये तीसरे के परपेंडिकुलर होता है किसका,
तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। बात समझ में आ गया। मान लीजिए यहीं पे देखिए ना आप, यहाँ पे जो है ओ जेड एक्सिस में जो है वो वेव चल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए जेड में क्या चल रहा है आपका, तो वेव चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या चला, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा गया उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस में देखा गया, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग में देखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, है ना। बोल रहा है इसमें क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होगा। बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो है फॉल्स होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, तो फॉल्स है। बोल रहा है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ठीक है, उसके बाद में बोला है क्या कि द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया बात बोला। बोला कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। गलत बात, पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, नहीं, गलत बात। ये तीनों जो है भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तीनों आपस में क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सही था, ये जो है वो क्या है फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18 में क्या पढ़ के देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन ए फ्री स्पेस। कैसा स्पेस, फ्री स्पेस, कुछ नहीं वहाँ पे, वो ई के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ई के द्वारा दिया जा रहा है ना। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, हाँ इतना से तो दिया गया, ठीक है। वेयर टी एंड एक्स आर इन सेकेंड वेयर रिप्रेजेंटेड इट कैन बी, है ना। ठीक है, आप जरा से बात समझिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी इसी इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ई नॉट इंटू कोस टी है ना, तो यहाँ पे ओमेगा रहेगा, ओमेगा टी प्लस क्या देता है ये, के इंटू एक्स, ऐसा कुछ इक्वेशन देता है। ठीक है, तो याद रहे कि अगर यहाँ पे ए रहता है क्या, यहाँ पे प्लस रहता है, तो ये जो एक्स है ना, के साथ में जो एक्स रहता है, ये बताता है कि वो जो वेव है ना कौन से डायरेक्शन में चल रहा है या तो प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये प्लस एक्स रहेगा तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता है ना, यहाँ पे क्या रहता, माइनस रहता, ये क्या चलता है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चलता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गया। अगर ये माइनस के एक्स रहता तो प्लस एक्स की तरफ चलता, अगर ये प्लस के एक्स रहता ये माइनस एक्स एक्स की तरफ चलता। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्लस के एक्स है, ये माइनस एक्स एक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स की तरफ क्या होगा, ये प्रोपगेट करेगा। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, है ना। देखिए क्या बोला, बोल रहा है कि इसका लैम्डा और के ऐसा ऐसा कुछ होगा, है ना। देखिए अभी जो बताया गया आपको कि ई बराबर ई नॉट, तो यहाँ से ई नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो ई नॉट बराबर, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। ई नॉट जो है कितना, वेव का एम्पलीट्यूड जो कितना आ गया, 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, है ना। तो चलिए 3 तो सही है, आगे बढ़िए। लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लैम्डा निकलेगा कैसे, देखिए ओमेगा, ओमेगा आपको इतना है, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, 10 के पावर 7 दिया है। और आपको निकालना क्या है, लैम्डा, है ना। तो C इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू जानते हैं लैम्डा इंटू क्या होता है, F होता है ना। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। और F बराबर होता है कितना, C डिवाइडेड बाई एफ बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा C कहे तो स्पीड ऑफ रेडिएशन कहाँ, वैक्यूम में था, तो 3 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा। ओमेगा कितना दिया इस क्वेश्चन में, तो 10 के पावर 7 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद,
एफ बराबर 2π/ω। देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं फिर से, कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो रहा है, ज़रा देखिए इसमें। देखिए मेहनत लगता है इस पे लिखने में काफ़ी ज़्यादा। चलिए ई नोट तो उतना है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है ना। इसमें जो आपका ओमेगा जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ओमेगा जो कितना है 10⁻7 है। तो ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है 10⁻7 है ना। हम लोग जानते हैं क्या कि ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है। देखिए यहीं पे गलत हो रहा था, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि सी जो होता है वो लैम्डा इंटू एफ के बराबर होता है, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। और एफ बराबर उतना दिया हुआ है, तो सी डिवाइडेड बाई ओमेगा, अब क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸, ये कितना हो जाएगा 2π, ये माइनस नहीं, ज़रा ख्याल रखिएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 10⁻ कितना दिया है, 7 दिया है ना। तो 10⁻7 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 × 10 × 2 इंटू कितना है, तो पाई है ना। और पाई कहे तो कितना आ जाएगा ये 3.14 हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो लाना है आपको इसमें लाना है। तो 3 दूनी 6 है ना, तो 6 गुना, ये 10 से गुना कीजिएगा तो इधर में कितना आ जाएगा 31.4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 6 चौके 24, हाथ में बचा 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 6 या कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इतना पॉइंट बढ़ जाएगा तो 188.4 मीटर जो है इसका लैम्डा भी हो जाएगा। तो 1 और 3 देखिए तो कहीं पे है, 1 और 3 देखिए मिल गया है ना। बाकी जो वेव नंबर वगैरह जो है निकाल के देख लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो यहीं से आपको मिल गया, ठीक है। 4 जो है द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग +x एक्सिस, नहीं गलत बात है, यहाँ पे अगर प्लस रहता है तो -x में ट्रेवल करता है, तो ये 4 भी गलत था, ठीक है। तो 2 रहने का चांस कहाँ पे, तो इसमें तो है नहीं, तो आपका जो है आंसर जो है आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाता है के इज इक्वल, सॉरी जो एंगुलर वेवलेंथ होता है के जो होता है वो 2π डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी निकल चुका है। तो 2π डिवाइडेड बाई 188.8 या 4 करोगे तो इसका वैल्यू जो है वो देख लीजिएगा कितना आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना। तो 1 और 3 इसमें जो होगा वो क्या होगा, तो सही होगा। तो किसी तरह का दिक्कत होना नहीं चाहिए, 314, ठीक है। चलते आगे बढ़ते इसमें 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वेव का, ये एक्स के डायरेक्शन में 0 है, वाई के डायरेक्शन में दिया है, और जेड के डायरेक्शन में भी 0 है। तो इतना झोल झपेट नहीं करना आपको, है ना। सीधा जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ वाई डायरेक्शन में दिया गया है, इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट एंड दिस इज न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बाकी जो कॉस समझ ही रहे हैं। तो ए जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये ओमेगा दिया हुआ है, और ए जो दिया हुआ है ये पूरा ये क्या दिया हुआ है, तो एक के दिया हुआ है, माइनस इसका मतलब है +x की तरफ चल रहा है ना। बोल रहा है कि मूविंग अलोंग +x डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी, इतना निकाल लीजिए पहले फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा है 2π × 10⁻ कितना होता है 6 होता है। ओमेगा बराबर कितना होता है 2π × f होता है, बराबर कितना होता है 2π × 10⁻, कितना हो गया 6 हो गया। 2π से 2π कट जाएगा तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है जो वेव है, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है ना, -kx, एक के है ए एक्स है, -kx। अभी पीछे में बताएगा कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो +x में चलेगा, अगर प्लस ये रहेगा तो ये -x में चलेगा, तो माइनस है तो +x में ही चलेगा, है ना। तो मूविंग अलोंग x डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ज, है ना। ये कितना आंसर आया यहाँ पे 10⁻6 हर्ज आया। एंड वेवलेंथ भी निकालना है, बाप रे बाप। यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। c बराबर कितना 3 × 10⁻ कितना 8, एफ का वैल्यू बोलो 10⁻ कितना 6। देखिए माइनस नहीं यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको, 3 × 10⁻ कितना 8 - 2, 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 300 हो जाएगा, है ना।
तो ये आपका एक तो सही नहीं हो पाया, हम लोग का कहीं पे आंसर प्रॉब्लम हुआ क्या? एक मीडियम में बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ है। लैम्डा जो है वो 300 यहाँ पे दिया है, और सॉरी आया है, और दे रहा है 200। तो सबसे पहली बात ए प्लस एक्स एक्सिस में है ना चलेगा, और इसका 10 के पावर 6 रहेगा। तो आपका ये जो दोनों है सी और डी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक 200 मीटर का है लैम्डा, एक आपका कितना है तो 100 मीटर का लैम्डा है। तो यहाँ से एफ बराबर तो इतना आ गया, लैम्डा बराबर होता है सी डिवाइडेड बाई एफ, 3 × 10 के पावर 8, और फ्रीक्वेंसी कितना है 10 के पावर 6, तो 300 दे रहा है यार इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्या कि हम लोग वैक्यूम में ए स्पीड जो है वो क्यों डाल दिए। वैक्यूम में डालना चाहिए था, कहीं से मिल पाएगा क्या ये? मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया ताकि वहाँ से निकल सके। ए आपका ओमेगा है, ओमेगा से एफ निकल जाएगा। अच्छा हाँ देखिए, ये सी जो है ना, आप डायरेक्ट इसमें सी नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि मीडियम जो वैक्यूम है कि एयर है कि क्या है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जब तक वो बोले नहीं, ठीक है। देखिए वो तक तो ठीक था। चलिए देखिए, ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। हम लोग के बराबर कितना जानते हैं, तो 2π बाई कितना जानते हैं, लैम्डा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π बाई के आ जाएगा, ठीक है। c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ये तो लैम्डा आपको यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। लैम्डा आप यहीं से निकाल लीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई के, और के का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे, ये पाई इंटू 10 के पावर कितना है -2 है, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 × 10 के पावर +2 हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ए लैम्डा मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, तो वहाँ से सी निकालिए, सी निकाल के वहाँ से भी पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन ये सस्ता यही है। तो ये 200 वाला हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है 19 का, स्टार लगा लीजिएगा इसको ताकि बाद में रिविजन कर सकें। 20 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा हल्का होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन द मीडियम ऑफ परमेबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन 0, एंड ये कितना है परमिटिविटी इतना इज गिवन बाय। देखिए द वेलोसिटी का ही बात किया है ना, तो वेलोसिटी का बात किया है तो v बराबर कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √ओवर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r μ0 इंटू कितना होता है, तो μr होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए परमिटिविटी उसका बोला है कि एप्सिलॉन 0 है ना, और परमेबिलिटी जो μ0 है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो रिलेटिव परमिटिविटी है कितना है, ये 1 है, और ये भी कितना है 1 है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा m μ0 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, ये तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 20 का ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद में 21 के बाद, सॉरी 21 अभी हुआ नहीं है। चलिए 21 नंबर में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, वेव आर इन अपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर इन अपोजिट फेज नहीं, आर इन सेम फेज कहीं पे है, देखिए देखिए इन फेज मतलब वही सेम फेज है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 22 का आंसर, 22 का क्या हो जाएगा, बोला गया था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज है ना पैरेलल टू, मतलब कि इसका डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ई क्रॉस बी देता है। कौन देता है, ई क्रॉस बी देता है। देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट जो है इसमें क्वेश्चन बन जा रहा है।
तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, तो आप इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा आपको, थ्योरी पढ़िए जाके पहले। बोला कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इतना जो होगा वो क्या होगा, 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, तो निकाल लीजिए इसको। हम लोग क्या जानते हैं कि सी जो होता है वो लैम्डा इंटू एफ के बराबर होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना देगा, सी डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, है ना। तो सी बराबर कितना, अगर कुछ मीडियम का बात नहीं किया है तो 3 गुना 10 के पावर 8 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एफ कितना है, तो 100 हर्ज है, ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर, 6 मीटर है ना, ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे 24 नंबर का क्वेश्चन बोला कि इफ एप्सिलॉन 0 म्यू 0 आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का बात किया है ना। और उसके बाद में ए जो है आर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इन मीडियम, है ना, उसी में उसका मीडियम का है, बात समझ रहे हैं ना। तो आपको बताया गया होगा कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है, और म्यू जो होता है वो म्यू 0 इंटू कितना होता है, तो म्यू आर होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इन द मीडियम बोला कि द इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात बोल रहा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में अपवर्तनांक कहते हो, क्या कहते हो, अपवर्तनांक कहते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सूचित तो म्यू से किया जाता है, लेकिन म्यू यहाँ पे कुछ और है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे हो जाएगा आर आई जो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हो जाता था क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हो जाता था, है ना। तो आपको इधर में क्या बताया गया था कि भी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट और रेडिएशन इन एनी मीडियम जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम डिवाइडेड बाई, इधर से करेगा तो बनेगा क्या, ठीक है इधर से कर लेते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू कितना आ जाएगा, ये म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब बना लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप सी डिवाइडेड बाई भी करते हो तो रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर जो होगा वो सी अपॉन भी के बराबर हो जाएगा, तो उसको लाई अप, तो रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 एंड म्यू आर विल बी नथिंग बट म्यू अपॉन म्यू 0, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, तो आर आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर कितना, बोलिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, अब यह कितना हो जाएगा आपका, तो म्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, म्यू 0 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 और म्यू डिवाइडेड बाई म्यू 0, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मस्त मस्त क्वेश्चन है ना। जो भी नीट और जेईई का तैयारी करना चाह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में फील हो, हर एक क्वेश्चन को हम कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, तो आप जल्दी ही हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर लें। यहाँ पे न्यूमेरिकल का बादशाह आपको बना दिया जाएगा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग वही लोग आते हैं जिनको न्यूमेरिकल अच्छे से करना होता है। अगर आप टाइम पास के लिए 11th 12th पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम माफ़ी चाहते हैं, इस क्लास में नहीं आइएगा, है ना। अगर आपको ढंग से पढ़ना होगा, कुछ करना होगा, ढंग का चीज़ करना होगा, तभी आइएगा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो अच्छा इसका लोकेशन बता दें क्या, ये बाईपास पे है लोकेशन, आकाश टेक्निकल वाली गली में। आप पधारें, आपका ये पोस्टर में नंबर में मिला होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका जो सीट अभी जो हम सोल्व कर रहे हैं उसमें नंबर अवेलेबल होगा, यू कैन कॉल और यू कैन विजिट द ऑफिस और क्लास, ठीक है, बाईपास दुर्गा मंदिर के पास। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन व्हिच बेस्ट सूटेड फॉर टू ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑफ द रेडियस इतना सेंटीमीटर इज इन ऑर्डर ऑफ। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो समझ से परे है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात बताइए कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या हो सकता है, सी या तो एफ या तो लैम्डा, दोनों में से क्या हो सकता है, तीनों में से क्या हो सकता है, तो लैम्डा हो सकता है। तो लैम्डा बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 3 गुना 10 के पावर कितना
-4 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मीटर में लिखा जाए तो 3 इंटू 10⁻⁴ और ये 1/100 करेंगे तो 10⁻², तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसीज का क्या होगा। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे मीडियम का कुछ करना है, मतलब कि फ्री वैक्यूम वाला लेकर के आप बना लीजिए आप। तो यहाँ पे एफ जो हो जाएगा वो सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। सी बराबर कितना, 3 × 10⁻, कितना 8 हो जाएगा। देखिए माइनस में लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप ज़रा सा। और लैम्डा जो यहाँ पे कितना है, तो 3 × 10⁻, कितना है, तो -6 है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 10⁻, कितना 8, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14, तो 10⁻14 हो जाएगा। इतना हर्ज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें क्या कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर में है, उसका आपका वेवलेंथ जो है वो इसमें है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है वो आप बड़ा आराम से बना सकते हैं। आपको थ्योरी में, है ना, जो पिछला वीडियो है उसमें आपको एक डेटा दिखाया गया था। गामा रेज से चालू होता है, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद विजुअल रेज। और गामा रेज का जो इसका वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। गामा रेज का क्या होता है, सबसे कम होता है। देखिए गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज आता है। तो एक्स रेज का सबसे कम वेवलेंथ देखिए इसमें कौन है, तो ये जो है आपका डी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेडियो वेव जो है एकदम लास्ट में आया था, तो रेडियो वेव को हम लोग लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव। तो सबसे ज़्यादा देखिए कि कौन सा इसका वैल्यू है, तो 10⁻A है, तो ए हो जाएगा ए का। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो ए का 2 देखिए यहाँ पे है, और यहीं पे डी का देखिए तो 1 है कि नहीं है। देखिए डी का 1 भी है, यहीं से मिल गया आपको। ठीक है, एक पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव को लॉन्ग वेव बोला जाता है। लॉन्ग वेव कहने का मतलब कि लैम्डा इसमें सबसे, देख लीजिए कि सबसे बड़ा किसका है। जिसका लैम्डा जितना बड़ा होता है वो उतना लॉन्ग वेव बनता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो वेव जो होता है वो आपका क्या है, तो लॉन्ग वेव है। इसमें AM OFM चलता है रेडियो वेव, लेकिन इसमें सिर्फ AM ही रेडियो वेव है, तो ऐसा चल गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, क्या बात है ना। 2 क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें 2022 में। एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए है ना, इसमें जो है आपको 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए जरा। इसमें बोला कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इज इन द ऑर्डर ऑफ इतना, है टू विच द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। इसका एनर्जी जो है इतना है, बोल रहा है कि इसका इसका ये जो है आपका कौन सा स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, यही बात बोल रहा है ना। तो आप क्या कीजिए ना कि ये जो एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी बराबर होता है Hc डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, एनर्जी दिया इसका कितना, अच्छा एक जो वैल्यू है आपको और भी मालूम होना चाहिए। एनर्जी जो है वो 1230 आपको क्लास में बताया गया होगा, या तो फिर वीडियो में भी मिल जाएगा। 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। ये इसी का ही फॉर्मूला है। एच प्लैंक कांस्टेंट और सी जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इनको जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इतना निकल के आ जाएगा। जहाँ पे लैम्डा जो है वो किस में होना चाहिए, तो नैनोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा जो निकल के आ जाएगा 1230 डिवाइडेड बाई कितना, ई निकल के आएगा, सॉरी ई डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। तो 1230 डिवाइडेड बाई ई, और ई कहे तो कितना 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट जाएगा, लेकिन 15 किलो है, तो किलो है तो 10 की पावर कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 1000 रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किलो है ना, इसलिए यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिए। ठीक है, लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1230 डिवाइडेड बाई 15 इंटू कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 चौके 60, 15 छक 90, 15 7 15 8 20 से, 15 8 20 से लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ आवेगा इधर में, है ना। और डिवाइडेड बाई कितना है, ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.08, है ना। इतना नैनोमीटर के करीब ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। ठीक है,
तो ये आप डेटा में जाकर के देखिए, टेबल में देखिए, वहाँ पे लैम्डा का रेंज दिया हुआ है नैनोमीटर में, है ना। तो इसका आंसर आप देख लेंगे, है ना। हमको डेटा भी याद नहीं है, डेटा याद भी करने का नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा जाकर के वहाँ पे, है ना। इस लैम्डा का वैल्यू जो आप देख लीजिएगा किस रेंज में है, वहाँ से आप आंसर ले आइएगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट प्रोबेबली एक्सरेज आंसर उसका होना चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप। बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप कहीं पे कैंटीन वगैरह में जाते होंगे तो इस तरह से देखेगा तो चरखुट बॉक्स टाइप का एक खाना गर्म करने वाला माइक्रोवेव डिवाइस रहता है। इसको बिजली से चलाया जाता है ना, ये आप प्लग इन करेंगे तो ऑन करेंगे, इसके बाद में खाना को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ये बोला द कंडीशन अंडर विच द माइक्रोवेव, है ना, हीट माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप द फूड आइटम कंटेनिंग द वाटर मोलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज। देखिए, पानी वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें उन्हीं को गर्म कर पाता है ढंग से। तो देखिए जरा से इसमें क्यों कर पाता है, माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स जो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग। नहीं, ये उतना सही आंसर नहीं है। इंफ्रारेड, है ना, वेव्स प्रोड्यूस द हीटिंग इन द माइक्रोवेव ओवन, ये भी उतना सही नहीं है ना। इसमें देखिए सी में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव, है ना, मस्ट मैच द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स, है ना। एक देखिए, जैसे आपको बताया जाए क्या, जैसे मान लीजिए कि इधर में जो है ना कोई पार्टिकल जो है एज ए सोर्स काम कर रहा है, और ये पार्टिकल जो है ना वो किसी दूसरे पार्टिकल में टच हो करके टच हुआ है, ठीक है। अब इस पार्टिकल को मान लीजिए कि हम जो है वो किसी मशीन के द्वारा वाइब्रेट करवाया, तो ये जब वाइब्रेट होगा, है ना, तो ये भी वाइब्रेट होना चालू करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है, जो वाइब्रेट करवा रहा है, इसका एफ है, और इसका भी एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। फिलहाल तो नहीं होगा, धीमे धीमे करते करते एनर्जी गेन करते करते अगर इतना हो गया, है ना, तब एनर्जी का जो आपका ये होता है ट्रांसफ़र होता है वो सही तरीके से हो पाता है, और वही कारण है। और इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से वो कहते हैं। मतलब कि कोई पार्टिकल जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंस कंडीशन उसी को कहा जाता है ना। आपको वेब में पढ़ाया जाएगा ये चीज़। तो यही कारण है, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। गर्म होने का कारण यही है कि उसमें जो वाटर मोलिक्यूल या पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में वे पार्टिकल जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तभी जो है वो खाना जो है वो क्या होगा, तो गर्म हो पाएगा, हीट हो पाएगा, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड, है ना, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज जो होगा वो क्या होगा। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप वहाँ पे जा करके देखिएगा, वो बन जाएगा फटाफट करके, ठीक है। गामा रेज का जो आपका ये होता है ना, डिग्रेडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, गामा रेज जो है वो सबसे समझिए तो स्मॉलेस्ट वेव है, वो सबसे उसका लैम्डा जो कम होता है। तो यहाँ पे गामा हो गया, उसके बाद में एक्सरे होता है, उसके बाद में यूवी होता है, इस तरह से चलता है। तो सबसे लैम्डा मिनिमम इसका होता है। तो डिक्रीजिंग वे में बोला है ना, डिक्रीजिंग में तो मतलब सबसे बड़का को पहले रखना, छोटका को सबसे लास्ट में रखना। तो सबसे छोटा देखिए गामा रेज यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी गामा रेज मिला, और उसके बाद में कौन आता है, एक्सरेज आता है। एक्सरेज अवेलेबल है क्या यहाँ पे, नहीं, एक्सरेज है ही नहीं। उसके बाद में कौन है यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। तो उसके बाद में देखिए अल्ट्रा वायलेट है, यहाँ पे भी देखिए अल्ट्रा वायलेट है। उसके बाद में आपका क्या है, विजिबल है क्या, माइक्रोवेव है, और एक है आपका क्या, तो इंफ्रारेड है। आप डेटा देख लीजिए, है ना, इसी दो में से कोई जो है आंसर होगा, समझे ना। तो आप देख लेंगे जा करके, इंफ्रारेड है और एक आपका क्या है, माइक्रोवेव है। तो ठीक है, देख लेंगे आप डेटा में से जाकर टेबल में से आप बना लेंगे उसको। ये 30 नंबर है ना, 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि लैम्डा भी एक्स एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, है ना, एक्स रेज है, एंड क्या है, ए माइक्रोवेव है। देखिए ए ऑर्डर क्या होता है, गामा होता है, एक्स रेज होता है, उसके बाद में यूवी होता है, उसके बाद में क्या होता है, तो विजिबल रेज होता है, उसके बाद में ऐसे चलते रहता है वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेज एंड एक्स रेज। तो लैम्डा इसका जो है ना वो इधर से इधर जाने पे लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो एक्सरेज का सबसे लैम्डा इसमें जो है वो क्या है, कम है, एक्सरेज का सबसे कम है। उसके बाद में आपको इसमें विजिबल है और इसमें माइक्रोवेव तो इधर में आएगा नहीं।
तो एक्सरेज के बाद में, एक्सरेज के बाद में कौन आना चाहिए भाई, है ना, विजुअल आना चाहिए, उसके बाद में आपका माइक्रोवेव आना चाहिए। तो एक्सरेज, विजुअल, उसके बाद में क्या है, माइक्रोवेव। तो आपका ये सही हो जाएगा, 30 का भी हो जाएगा सही, ठीक है। 31 का बोला कि वी कंसिडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, है ना, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, स्टेटमेंट इज ट्रू। द रेडिएशन इमिटेड इन इंफ्रारेड रीजन, है ना, द रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग द डे। देखिए इसमें जो रेडिएशन जो होता है ना, वो कभी भी वो रेडिएट कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास में एक अपना टेम्परेचर होता है बॉडी का, है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इस टेम्परेचर की वजह से बोला जाता है क्या कि अगर दुनिया का किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु में अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री से 0 केल्विन से ऊपर है, तो वो जो है वो क्या करेगा, तो रेडिएशन जो है वो रेडिएट करेगा, निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। और ये जो आता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा इस टेम्परेचर के रेंज में जो रेडिएशन निकलता है वो क्या निकलता है, तो इंफ्रारेड रीजन में निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, इसमें इंफ्रारेड निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 32 में बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरेज है, एक्सरेज है, गामा रेज है ना, हीट रेज भी है, लेकिन बीटा रेज जो है वो क्या है, आपका नहीं है। बीटा रेज जो है वो क्या है, नहीं है। बीटा को आप नहीं बोलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। हीट रेज मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि आप आग जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे हीट बॉडी, यहाँ से रेडिएशन जो निकलता है ना, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही निकलता है। चलिए 33 नंबर में बोला कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है वो कौन सा उत्तरदायी रेज होता है, तो इंफ्रारेड होता है। इसमें क्या यूज होता है, इंफ्रारेड इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर बोला कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर जो है वो क्या है, इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेज। सही बात तो बोला इसने ना, ओजोन लेयर रिड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर से हमको मतलब नहीं है, मतलब तो है, लेकिन ओजोन लेयर जो है फर्स्टली क्या करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है, वहीं पे आने नहीं देता है ना। ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स नहीं, ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। 35 में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ गामा रेज, फ्रीक्वेंसी का बात क्या है, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो होगा वो क्या होगा, देखिए इधर गामा रेज, एक्स रेज, ए अल्ट्रावायलेट रेज। इधर से इधर जाने पे लैम्डा का वैल्यू जो है वो क्या होता है, घटता है, और इधर से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता होता है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, तो गामा का सबसे बड़ा हो जाएगा, बी जो है वो सबसे बड़ा होगा, बी सबसे बड़ा होगा, एक्स रेज बीच में होगा, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लास्ट में होगा। तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। ओजोन लेयर ब्लॉक्स आर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, तो ये करता है, ब्लॉक करता है ना। तो देख लीजिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो लैम्डा का वैल्यू कौन से रेंज में है, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 36 का, ठीक है। 37 बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, इसमें से कौन सा जो है वो सबसे छोटा वेवलेंथ का है। तो अभी आपको बताया गया था गामा है, एक्स रेज है, यूवी है, उसके बाद में क्या है, विजुअल रेज है। सबसे छोटा लैम्डा, इधर से इधर आप जाओगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाला वेव पूछ रहा है इसमें, तो गामा है क्या इधर में, गामा रेज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में है। 38 नंबर बोला कि ए सिग्नल इमिटेड बाई एन एंटीना फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट एंड कैन बी रिसीव्ड एट अनदर पॉइंट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्काई वेव, सी वेव, ग्राउंड वेव, बोथ वेव, है ना। इस चैप्टर को जो है ना वो आप इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडर्न में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूजिंग। देखिए इसका जो आपका ये है ना, आपका देखिएगा कि क्लास में आपको एप्लीकेशन लिखाया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखाया गया है, एप्लीकेशन में जाकर के पढ़िए और क्वेश्चन अपने से बनाइए, हम बनाएंगे तो मज़ा नहीं है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, एप्लीकेशन होगा, ठीक है। 40 नंबर बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। भाई वही बात बोल रहा है फिर से, तो रेडियो वेव जो होता है वो लॉन्गेस्ट वेव होता है, और गामा रेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला वो वेव होता है। 40 दो बार आ गया क्वेश्चन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इधर में क्वेश्चन जो है वो अलग से चैप्टर का है, तो माफ़ कीजिएगा, है ना।
आपका जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहीं तक है। तो यहाँ तक आने के बाद में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं, द एंड होता है ना। द एंड हो गया बढ़िया से, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा वीडियो देखा जाए कितना लंबा हो चुका है। अरे यार वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चैप्टर का 40 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसमें लिखने से थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है। इरेज कीजिए, लिखिए, थोड़ा सा लिखा नहीं पाता है सही से, है ना। पेन से तो हम लिख नहीं रहे हैं, इंक वाला पेन से। तो ठीक है। और ये वीडियो जो है लास्ट तक आप लोग देखे, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, वैसे दोस्त नहीं जो टाइम पास कर रहे हैं, है ना। नीट जेईई एनडीए वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं ढंग से आप भेजें उनके पास। और मैं बता दूं कि इसी तरह से सारे चैप्टर का एक वीडियो शॉर्ट नोट चलेगा और दूसरा वीडियो में इसका क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो आप जो है बने रहें पूरा साल, है ना। हम इसी तरह से आपको सर्विस देते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। और याद रहे ऑफलाइन क्लासेस के लिए लोकेशन कहाँ पे है, तो बाईपास गया आकाश टेक्निकल बिल्डिंग के पास में गली में है। कॉल कीजिए नंबर पे, आप आ जाएंगे वहाँ पे, है ना। क्लासेस शानदार आपको मिलेगा, पूरी ढंग की क्वालिटी आपको मिलेगा, पढ़ाई में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार, नमस्ते।